हेलो स्टूडेंट्स, आज सर्वेइंग चैप्टर 1 का जो है पार्ट 2 है, जहां पे हम सर्वेक्षण के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज सर्वेक्षण के वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, सर्वेक्षण के वर्गीकरण की बात करें तो धरती के सर्वेक्षण को निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला है समतल या फिर साधारण सर्वेक्षण, ठीक है, और दूसरा है भूपृष्ठीय या भूगणितीय सर्वेक्षण, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं समतल सर्वेक्षण की। समतल सर्वेक्षण में हम पृथ्वी को समतल मान लेते हैं, ठीक है। प्लेन सर्वेइंग में, समतल सर्वेक्षण में पृथ्वी को हम समतल मान लेते हैं, और क्योंकि हम सभी को पता है पृथ्वी कैसा है, स्फेरिकल है, वृत्ताकार है, लेकिन हम उसको फ्लैट मान लेते हैं, फ्लैट। और फिर फ्लैट मानकर जब सर्वेक्षण करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग या फिर साधारण सर्वेइंग। और इसका इस्तेमाल छोटे एरिया के लिए किया जाता है, छोटे से एरिया के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे एरिया में जो अर्थ का कर्वेचर है वो निग्लेजिबल होता है। देखिए, आप 12 किलोमीटर की लंबाई में जाएंगे तो कर्वेचर की वजह से जो लंबाई में अंतर आता है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का आता है, इसलिए उसके कर्वेचर को छोटे एरिया के लिए निग्लेजिबल मान लेते हैं। मानते 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस 12 किलोमीटर में कोई डिफरेंस बेसिकली खास नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, छोटे एरिया के लिए जब सर्वे करते हैं तब प्लेन सर्वे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरा जियोडेटिक सर्वे या फिर भूपृष्ठीय या फिर भूगणितीय सर्वेक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अर्थ के कर्वेचर को इंक्लूड किया जाता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। देखिए, जब किसी बड़े एरिया का सर्वे करना हो, जैसे रोड नेटवर्क है, रोड नेटवर्क काफ़ी दूर तक होने वाला है, ठीक है, रेल नेटवर्क है, तो वहाँ पे या फिर देखा होगा समुद्र वगैरह में जहाज जा रहे होते हैं, बात समझ आ रही है। तो फिर समुद्र में जहाज की दूरी कितनी दूर है किसी टापू से, ठीक है ना। तो वो कैसे पता चलता है, वहाँ पे जियोडेटिक सर्वे करते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर हो सकता है वो 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर हो, तो वहाँ पे उसकी लेंथ की गणना करने के लिए हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो बड़े एरिया के लिए होता है, हो सकता है 50 किलोमीटर दूर हो समुद्र में, ठीक है। तो इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन सर्वे की, समतल या फिर साधारण सर्वेक्षण, ठीक है। लिखा है कि इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता यानी कि कर्वेचर पर ध्यान नहीं दिया जाता। कर्वेचर पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हम मान लेते हैं कि ये भूपृष्ठ कैसा है, समतल है, भूपृष्ठ को समतल मान लिया जाता है। कह रहा है कि छोटे भूखंडों के लिए सर्वेक्षण के लिए समतल सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है या फिर यही पर्याप्त समझा जाता है। छोटे भूखंड का मतलब हो गया कि 260 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ 260 किलोमीटर स्क्वायर। अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम का क्षेत्रफल है तो उसको हम छोटे भूखंड बोलेंगे, और उसके लिए प्लेन सर्वेइंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ कि क्योंकि पृथ्वी की सतह पर वक्रता के कारण 1 से 23 किलोमीटर की दूरी के लिए केवल 1 mm का अंतर आता है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्लेन सर्वे कब करते हैं, छोटे एरिया के लिए करते हैं, ठीक है। छोटे एरिया का सर्वेक्षण करना हो तो हम धरती को फ्लैट मान लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर डाला है, वहाँ पे देख रहे होंगे कि छोटे एरिया का एक छोटा सा गांव का छोटा सा एरिया है, उसका सर्वेक्षण करा जा रहा है, तो इसको हम प्लेन सर्वेइंग के तौर पे जो है कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा है भूपृष्ठीय या भूगणितीय सर्वेक्षण, ठीक है ना, जियोडेटिक सर्वेइंग जिसको बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अर्थ की वक्रता को भी ध्यान में रखकर सर्वेक्षण किया जाता है किसी बड़े एरिया के लिए
ये भूपृष्ठीय सर्वेक्षण किया जाता है। जब धरती सर्वेक्षण कार्य में भूमि की वक्रता पर ध्यान रखा जाता है तब यह भूपृष्ठीय सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वी एक गोलाव या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड है, अतः पैमाइश लेते समय इसकी ऊपरी शक्ल को और वक्रता पर ध्यान दिया जाता है और पृथ्वी सतह पर स्थित सभी रेखाएं वक्र मानी जाती हैं, जो वास्तव में बृहद वृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल की एक चाप है। ठीक है ना, इसको समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, जो कि स्फेरॉइड है, गोलाव है। तो अगर हमें ए बिंदु, ये हमारी ए बिंदु है और बी बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी मापनी हो, तो अगर ये बहुत ज़्यादा दूरी है तो हम क्या करेंगे कि इस अर्थ के कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए तो एक सीधी लाइन ऐसे, इसको दूरी को ऐसे सीधे प्लेन सर्वे की तरह ऐसे सीधा सीधा दूरी नहीं नापेंगे। कैसे नापेंगे? वक्र के साथ, इस तरीके से वक्र के साथ दूरी को नापा जाएगा। तो जब हम वक्र के साथ दूरी को नापते हैं, अर्थ के कर्वेचर के साथ दूरी नापते हैं, तो वो जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। और वक्र को ध्यान में ना रख के सीधे सीधे अगर दूरी मापते हैं ए से बी तक की, तो वो प्लेन सर्वे कहा जाता है। और एक बात, प्लेन सर्वे में ये जो तीनों एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों 180 डिग्री के बराबर होते हैं। लेकिन जियोडेटिक सर्वे में देखिए, क्योंकि कर्वेचर होने की वजह से ये जो एंगल है वो ज़्यादा हो जाता है, तो फाइनली इन तीनों एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को ऐड करने पे जो कर्वेचर आता है, जो इंटरनल एंगल आता है, वो 180 डिग्री से ज़्यादा का आता है, प्लस 180 डिग्री प्लस का आता है, उससे ज़्यादा का आता है। ठीक है, तो हमने एक बात समझ लिया, प्लेन सर्वेइंग में धरती को फ्लैट प्लेन मान लिया जाता है और ये छोटे क्षेत्रफल के लिए किया जाता है। और जियोडेटिक सर्वेइंग में हम क्या करते हैं, अर्थ की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दूरी नापने की विधियां। देखिए, ए से बी तक आपको दूरी मापनी है, तो दूरी मापने की क्या क्या विधि हो सकती है। पहला है कि रेखीय दूरी नापने की विधियां, दूसरा है कोणीय मापन की विधि। दो तरह की विधियां हैं, ठीक है, दूरी मापने की। पहला है रेखीय दूरी मापन की विधियां, दूसरा है कोणीय मापन की विधियां। तो सबसे पहले बात करते हैं रेखीय मापन की विधि की। ठीक है, ये हमारा रेखीय मापन की विधि, मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। अब ये जो लीनियर मेजरमेंट है हमारा, उसको हम दो प्रकार से करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब है क्या, डायरेक्ट आप फील्ड में जाके चैन से या फिर कदम चल के वहाँ पे जाके नाप रहे हो, तो वो डायरेक्ट मेथड है। और इनडायरेक्ट मेथड आप बिना गए मतलब कि जाना तो पड़ेगा, लेकिन उसको अप्रत्यक्ष में क्या होगा कि चैन को बार बार जो है कि चैन से नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट ही बता देगा कि कितनी दूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट में सबसे पहली बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यह विधि क्षेत्र के आवीक्षण तथा सामान्य सर्वेक्षण कार्यों के लिए अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के अंतर देखिए, अगर कोई सामान्य कार्य हो जिसमें एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, तब प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मोटी मोटा अगर हमें दूरी पता करनी हो तब प्रत्यक्ष विधि हम यूज कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि में पहला जो विधि है वो है कदम गिनकर। पहली जो विधि है वो क्या है, कदम गिनकर। आप कदम गिन के आप दूरी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपको ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो आप क्या करोगे
कि कदम गिनना स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप कदम गिन लोगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो हम एक एक कदम बढ़ा रहे हैं उसकी औसत दूरी कितनी है। ठीक है, जैसे एक सामान्य मनुष्य की औसत जो है, एक कदम की औसत दूरी जो होती है वो 75 से 80 सेंटीमीटर है। मान लो आपके कदम की औसत दूरी 80 सेंटीमीटर है और आपने 10 कदम चला, तो कितना दूरी आपने तय किया? 10 गुणे 80 मतलब 800 सेंटीमीटर। 800 सेंटीमीटर का मतलब 8 मीटर, यानी कि 10 कदम में आपने 8 मीटर की दूरी तय की। तो कदम गिन के भी आप मोटी मोटा अनुमान बता सकते हैं कि आपने कितनी दूरी चली। ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपको एग्जाम में लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? दो बिंदुओं के मध्य मोटे तौर पर दूरी ज्ञात करने के लिए इसके बीच सामान्य चाल से सीधे चलते हुए कदम गिनते जाते हैं। अब इस कदमों की संख्या को एक कदम की औसत लंबाई से गुणा करके, ठीक है ना, औसत लंबाई से गुणा करके दोनों बिंदुओं के मध्य अनुमानित दूरी निकाल लेते हैं। एक सामान्य मनुष्य के एक कदम की औसत दूरी 75 से 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। आप 80 सेंटीमीटर आपका जो है एक कदम की दूरी है और आप 10 कदम चलते हैं, तो गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर। यानी कि आपने जो ए से बी तक आपने कितना दूरी तय किया है? 800 सेंटीमीटर, जिसको हम कह सकते हैं 8 मीटर कि 8 मीटर की दूरी। तो एक मोटे तौर पे हमें अनुमान लग गया कि कितनी दूरी हम चले हैं। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर जो वेजिटेशन है, हम फील्ड में जा रहे हैं, तो हो सकता है जो फील्ड हो वहाँ पे छोटे छोटे घास हो। जब छोटे छोटे घास होंगे तो आप वहाँ पे बड़े बड़े कदम बढ़ा के आसानी से जो है दूरी माप सकते हैं। तो छोटे छोटे वेजिटेशन में, शॉर्ट वेजिटेशन में, ठीक है, छोटे छोटे घास में आप लंबे लंबे कदम चल के दूरी मापिएगा। ठीक है, और अगर बड़े बड़े घास फूस हैं तो वहाँ पे चलने में असुविधा होगी, बड़े बड़े कदम बढ़ाएंगे, हो सकता है आप गिर जाएं। ठीक है, तो आप छोटे छोटे कदम बढ़ा के आप जो है कि दूरी को मापिए, ये सही रहता है। या फिर दूसरे पिक्चर में आप देखिए, तो ये बना हुआ है कि अगर फ्लैट ग्राउंड है, तो फ्लैट ग्राउंड है तो आप तेजी से चल सकते हैं, तो बड़े बड़े कदम बढ़ाइए। और उबड़ खाबड़ ग्राउंड है तो आप धीरे धीरे चलिए, छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। तो ये तरीका होता है फील्ड में जो है कि कदम मापी का। ठीक, इसके बाद दूसरा तरीका जो है डायरेक्ट मेजरमेंट का, वो है कदम मापी। ठीक है, दूसरा तरीका है कदम मापी, जिसको बोलते हैं पासोमीटर। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे डिवाइस आपको दिख रहा होगा, ये डिवाइस क्या है? पासोमीटर। इसको स्टेप काउंटर भी कहते हैं। ये क्या है? पासोमीटर डिवाइस है। ठीक है, इस पासोमीटर डिवाइस को आप जो है कि अपने पैर में बांध लीजिए और आप चलते जाइए। जितनी दूर आप चलते जाएंगे वो स्टेप को काउंट कर लेगा। इसका नाम ही क्या है? स्टेप काउंटर। तो ये क्या करेगा? आपके स्टेप को काउंट कर लेगा कि आप कितने स्टेप चले हैं। आपको गिनना नहीं पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, आप चलते जाइए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो 1000 2000 जितने भी कदम आप चलेंगे वो काउंट कर लेगा। फिर आप आके अगर 2000 कदम आपने चला है तो 2000 गुणे औसत एक कदम की औसत दूरी 80 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर जो होती है, जो आपके कदम की दूरी हो, जो काउंट कर रहा हो, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी आपने तय करा है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो थियरी क्या लिखना है पासोमीटर के बारे में। देखिए कदम मापी के बारे में, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह जेब घड़ी से मिलता जुलता यंत्र है। ठीक है ना, इसको जेब में रख सकते हैं, छोटा सा यंत्र है, और जिसे सर्वेक्षक अपने टांग में बांध लेता है। ठीक है, सर्वेक्षक के टांगों के चलने पर कदमों की संख्या यंत्र में डायल पर आ जाती है। ये जो छोटा सा डिस्प्ले देख रहे हैं उस पर आ जाती है, जिसे एक कदम के अनुमानित लंबाई से गुणा करके दूरी ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, तो ये तो रोल रहा पासोमीटर का। अब नेक्स्ट है पैडोमीटर। पैडोमीटर और पासोमीटर दोनों एक ही चीज है।
ठीक है, बस यही है कि पेडोमीटर में 500 मीटर में क्या होता था, आपके स्टेप की संख्या काउंट कर लेता था, 500 600 कदम कितने कदम चले हैं। लेकिन पेडोमीटर में क्या है कि आप एक कदम की लंबाई आप उसमें फीड कर दीजिए, वो आपके नंबर ऑफ, वो सीधे जो डेटा देगा वो मीटर में दे देगा कि आप कितने मीटर चले हैं। ठीक है, तो उसमें ये सीधे मीटर में आपको डेटा दे देगा, तो आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए लिखा हुआ है कि पेडोमीटर यंत्र भी पैसोमीटर की भांति होता है। ठीक है, परंतु इसमें दूरी कदमों में न दर्शाकर सीधी मीटर में आ जाती है। कार्य शुरू करने से पहले यंत्र को शून्य पर सेट कर लेना चाहिए। यंत्र को शून्य पे, क्योंकि पहले से ही हो सकता है यूज किया गया हो, तो उसको शून्य पर सेट कर लेना चाहिए। और व्यक्ति की कदम दूरी भी ज्ञात कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति चल रहा है उसके एक कदम की दूरी कितनी है, 75 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर, तो वो इसमें आप सेट कर लें, तो वो सीधे मीटर में बता देगा कि कितने मीटर आप चले हैं। ठीक है, देखिए ये पैसोमीटर है, आप जो है कि बेल्ट पे जो है आप लगा लें या फिर अपने पैरों पे बांध लें। ठीक है, तो वो सीधे मीटर में आपकी दूरी बता देगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो दूरी मापन यंत्र है वो है गति मापक या स्पीडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो यंत्र है हमारा वो है स्पीडोमीटर। बात करते हैं स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर आपने देखा होगा बाइक में, कार में, ट्रक में, है ना, जो वाहन होते हैं वाहनों में लगे होते हैं स्पीडोमीटर बेसिकली। और आप वहां पे देखोगे कि वहां पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 134.7 ठीक है किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यानी कि आप स्पीडोमीटर में क्या होता है, जितनी दूरी आप चलेंगे वो सीधे वो मीटर किलोमीटर में आपको काउंट करके बता देगा। तो ये भी एक दूरी मापन का ही यंत्र है, काफी बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट जरीब व फीते द्वारा, ये दूरी मापने की सबसे प्राचीन और सबसे अच्छी विधि है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, अगर आप बहुत ही अच्छे से दूरी मापना चाहते हैं तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शुद्धता के साथ अगर मापना चाहते हैं दूरी तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिशुद्धता से दूरी नापने के लिए सर्वेक्षण कार्य में जरीब व फीते काम में लाए जाते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं। कम दूरी मापने के लिए फीता जो है संतोषजनक होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूरी हुआ तो फिर फीते से, चैन से जो है मापना थोड़ा सा टफ हो जाता है आपके लिए। इसके बाद ऑडोमीटर। ऑडोमीटर भी एक डिवाइस है जो कि दूरी मापता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, देखिए लिखा हुआ है कि यह यंत्र साइकिल या फिर वाहनों के पहिए से बांध दिया जाता है। ठीक है, और पहिए के घूमने पर घूमे चक्रों की गिनती करता है कि कितने चक्कर ये पहिया इसका घूमा है। ऑडोमीटर जो पिक्चर देख रहे हैं, इसका पहिया कितने चक्कर घूमा है उसकी वो गिनती कर लेता है, जिसको पहिए की परिधि से गुणा करके जमीन की दूरी बता दी जाती है। मान लीजिए ये जो ऑडोमीटर है इसके जो पहिए की परिधि है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसने जो है कि कितने 1000 चक्कर लगाए हैं, तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है, गुणे 1000 चक्कर लगाए हैं, तो टोटल कितने सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 30,000 सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करिए, 100 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर। ठीक है, तो 300 मीटर आपको दूरी पता चल गई। तो ये तरीका रहता है चक्कर मापी या फिर ऑडोमीटर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्ट मेथड। दूरी मापने का जो इनडायरेक्ट मेथड है उसके बारे में अब बात करते हैं। प्रत्यक्ष मेथड में आपको फील्ड में जाना पड़ता था और जो है कि स्टेप से काउंट करना पड़ता था पूरा, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग था। लेकिन अब अप्रत्यक्ष विधि में आप जो है कि न कहीं आप ऐसी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आप नहीं जा सकते, जैसे बीच में नदी है, नदी में
आप दूरी मापते हुए जा रहे हैं और बीच में नदी पड़ गया, तो अब नदी में घुसना पड़ेगा चैन और टेप लेके, बात समझ में आ रही है। और कदम से आप नाप रहे हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं, आप बह जाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो आप क्या करोगे, वहां पे इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि अपनाओगे, है ना। उसमें क्या होगा, देखिए अप्रत्यक्ष विधि को समझिए। ये देखिए कोई नदी है, ये नदी है जिसका पानी इस तरीके से बह के जा रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो करके जा रहा है। अब आपको डिस्टेंस मेजर करना है, आपको डिस्टेंस मेजर करना है यहां से यहां तक की। ये हमारा पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, बात समझ में आ रही है। तो अब चैन या टेप से डिस्टेंस मेजर करना नदी के बीच में तो बहुत ही मुश्किल काम है, और कोई भी डिवाइस जब अभी तक जो हमने पढ़ा है वो नदी के अंदर जो है कि डिस्टेंस को नहीं नाप सकता, या फिर हो सकता है खाई हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, बात समझ में आ रही है। तो खाई वगैरह में कैसे नाप पाओगे डिस्टेंस, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अप्रत्यक्ष विधि, जहां पर हम जा नहीं सकते हैं और शुद्धता से दूरी नापनी हो, वहां पे अप्रत्यक्ष विधि इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए लिखा है, पहला जो तरीका है वो प्रकाशी यंत्र विधि है, यानी कि थेडोलाइट उपकरण में बिंब पट यानी कि डायाफ्राम या पर स्टेडिया हेयर रेखाएं बनी होती हैं। ये साइड में आप देख रहे हैं, ये क्या है, डायाफ्राम है, और डायाफ्राम में स्टेडिया हेयर्स बनी है। स्टेडिया हेयर्स कहाँ पे हैं, देखिए ये है स्टेडिया हेयर्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज लाइन है, वो क्या है, स्टेडिया हेयर। ये अपर स्टेडिया हेयर और ये लोअर स्टेडिया हेयर। तो स्टेडिया हेयर्स रेखाएं, स्टेडिया रेखाएं बनी होती हैं, और जिसकी सहायता से दो स्टेशनों या बिंदुओं के मध्य दूरी बगैर भूमि मापन के ज्ञात की जा सकती है। इसे टैकोमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे टैकोमीटर या फिर टैकोमीटर एक डिवाइस का नाम है, उसके द्वारा भी आप दूरी माप सकते हैं, चाहे थेडोलाइट हो चाहे टैकोमीटर आपके पास हो, ठीक है। तो आप कैसे मापेंगे वो समझ लेते हैं। देखिए आप थेडोलाइट या फिर टैकोमीटर को इंस्टॉल कर दीजिए एक साइड पे, ये यहाँ पे आप थेडोलाइट को, ये आपका थेडोलाइट डिवाइस है, और इसको देखा होगा रोड के किनारे कुछ इस तरीके से सर्वे कर रहे होते हैं लोग, ट्राइपॉड के ऊपर, इस तरीके से ट्राइपॉड के ऊपर जो है डिवाइस को रख देते हैं, और फिर इसके बाद सामने की तरफ एक स्टाफ लेके एक बंदा जो है खड़ा रहता है, यहाँ पे एक स्टाफ लेके खड़ा रहता है लोग। तो ये स्टाफ क्या होता है, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो रेड और व्हाइट पट्टी में है, इसको क्या बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं, ठीक है ना, स्टाफ। तो ये स्टाफ लेके सामने कोई पर्सन खड़ा रहेगा, और यहाँ पे इस साइड से आप जो है थेडोलाइट को देखोगे, तो आपको थेडोलाइट को देखोगे और देखोगे कि कहाँ पे स्टाफ पे कट कर रहा है। स्टाफ पे 1 2 3 4 5 6 8 10 13 14 15 गिनती बनी रहती है। तो आप जब यहाँ से सामने से इस थेडोलाइट से सामने स्टाफ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए, तो पहला जो लोअर स्टेडिया हेयर है, यहाँ पे जो लोअर स्टेडिया हेयर है, मान लीजिए वो कितने पे कट कर रहा है, 13 पे, ठीक है। और अपर वाला स्टेडिया हेयर कितने पे कट कर रहा है, 15 पे कट कर रहा है। तो इन 13 और 15, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर स्टाफ पे 13 लिखा है, 13 का मतलब होता है कि 1.3 मीटर, 13 है ना, उससे 10 से भाग दे दीजिए तो वो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टाफ थोड़ा पतला होता है तो उस पर सारा कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। वो लिखा है एक्चुअली 130 सेंटीमीटर है, तो 130 सेंटीमीटर, तो उससे 100 से जब भाग देते हैं तो मीटर में चेंज होता है, 1.3 मीटर। तो 13 मतलब 1.3 मीटर है, और उसी तरीके से 15 मतलब 1.5 मीटर, ठीक है। तो ग्राउंड से स्टेडिया हेयर जो कट कर रहा है वो ग्राउंड से कितना, 1.3 से 1.5 मीटर पे कट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर हो गया डिस्टेंस का, वो कितने का अंतर हो गया,
आप कहोगे उसके सर इसके बीच में जो अंतर है डिस्टेंस का वो 0.2 मीटर का अंतर है। ठीक है, ठीक है। तो आपको थर्डोलाइट से स्टाफ पे देखने पे दोनों स्टेडिया हेयर्स के बीच में जो अंतर मिला वो 0.2 मीटर का मिला। तो आप डिस्टेंस कैसे पता करोगे? क्या 0.2 मीटर है? मैं कहूँगा नहीं। आप क्या करोगे? डिस्टेंस पता करने के लिए ये जो आया है 0.2 मीटर, इसमें 100 से आप गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 20। तो यही 20 मीटर दूरी है। स्टाफ ए से बी तक की दूरी कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, तो देखा आपको नदी में उतरना नहीं पड़ा। एक बंदा जो है नदी के उस पार स्टाफ लेके खड़ा हो जाएगा नाव वगैरह से, और एक बंदा जो है इस साइड थर्डोलाइट या फिर टैकोमीटर लेके डिस्टेंस मेजर कर लेगा। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें जो है कि बहुत ही एक्यूरेट सही दूरी पता चल जाती है और बहुत ही आसानी से। और ये 20 मीटर नहीं, 200 मीटर, 2 किलोमीटर तक की दूरी आप मेजर कर सकते हैं इससे। तो ये बहुत ही एडवांस है। इसके बाद दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि का विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा दूरी का मापन। ठीक है, तो अब थर्डोलाइट और टैकोमीटर के अलावा कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ईडीएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, ईडीएम। तो ईडीएम के बारे में बात कर रहा है, जो विद्युत चुंबकीय किरणों के द्वारा। तो देखिए विद्युत चुंबकीय किरणों में 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है ना बच्चों, 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। जो पहला प्रकार है वो है विद्युत प्रकाशीय उपकरणों के द्वारा, यानी कि जो थर्डोलाइट टैकोमीटर अभी हम पढ़ रहे थे वैसे ही डंपी लेवल और ऑटो लेवल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरा है माइक्रोवेव उपकरणों। माइक्रोवेव उपकरणों में रेडियो तरंगों द्वारा 2 स्टेशनों के मध्य दूरी ज्ञात करना। इसमें इसका क्या तरीका होता है? देखिए इसका तरीका ये होता है कि आप वहां पे देख रहे थे स्टाफ पे आप दूरी पढ़ रहे थे 1.3 मीटर, 1.5 मीटर, और कैलकुलेशन करके दूरी पता कर रहे थे। लेकिन ये डिवाइस बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्मार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। ये खुद कैलकुलेट कर लेते हैं दूरी। ये देखिए, ये जो सामने आप डिवाइस देख रहे हैं इसको बोलते हैं टोटल स्टेशन, और ये है रिसीवर। तो टोटल स्टेशन यहाँ पे देखिए हमने लगा रखा है बिंदु ए पर, ठीक है, और ये बिंदु बी पर हमने रिसीवर लगा रखा है। अब क्या करेंगे? टोटल स्टेशन से रेखीय तरंगे निकलेंगी, रेडियो तरंगे निकलेंगी, और जाके रिसीवर से, ये जो तरंगे हैं जाके रिसीवर से टकराएंगी और टकरा के फिर से वापस आएंगी इस इंस्ट्रूमेंट तक। और इसको तरंगे निकल के जाके टकरा के वापस आने में कितना समय लगा, उसी के हिसाब से वह कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितनी दूरी है। ज्यादा दूरी रहेगा तो ज्यादा समय लगेगा, कम दूरी रहेगा तो कम समय लगेगा। इससे वह सीधे दूरी जो है ये डिस्प्ले पे मेंशन कर देती है। ये जो सामने एक छोटा सा डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो छोटा सा डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पे वो मेंशन कर देता है कि कितनी दूरी रही है। ठीक है, तो ये तो तरीका था इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट का। ठीक है, अब इसके बाद अब तो हमने लीनियर डिस्टेंस मेजर कर लिया, रेखीय डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब बात करते हैं कोणीय माप के बारे में। एंगल कैसे पता करें? तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ कि बिंदुओं यानी कि ऑब्जेक्ट के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने के लिए रेखीय मापन के अतिरिक्त कोणीय मापन भी अपनाया जाता है। ठीक है ना, और कोणीय मापन से कार्य आसान और शीघ्र हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कोणीय मापन के लिए निम्न उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से उपकरण हैं? निम्न उपकरण कौन कौन से हैं वो? तो पहला है दिक सूचक, जिसको बोलते हैं कंपास। ठीक है, ये सामने आप देख रहे होंगे, ये प्रिज्मेटिक कंपास रखा हुआ है जिसका इस्तेमाल कोण मापने में, एंगल मापने में करा जाता है। ठीक है, इस कंपास का इस्तेमाल कोण मापने या एंगल मापने में किया जाता है। किस तरीके से करते हैं, जब इसका ये 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में करेंगे। ठीक है ना, अभी बस पता कर लीजिए कि एंगल मापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं। दूसरा है बॉक्स, सेक्सटेंट या फिर थर्डोलाइट, इन दोनों का भी इस्तेमाल जो है एंगल मापने के लिए किया जाता है। ये जो कंपास है उससे ज्यादा एडवांस है। कंपास में आप केवल क्षैतिज कोण
माप सकते थे, लेकिन इसमें वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल, ऊर्ध्वाधर एंगल और क्षैतिज एंगल दोनों ही मेजर कर सकते हैं। लिखा है, देखिए कि ये उपकरण दो रेखाओं यानी कि सर्वेक्षण रेखाओं के बीच का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण मापने के काम आता है। कोणीय मापन उपकरणों का वर्णन अगले अध्ययन में हम करेंगे कि किस तरीके से। बस आप जान लीजिए कि इनका उपयोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मापने में किया जाता है। ठीक है, जैसे चलिए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो पोल्स हैं, एक पोल यहाँ पे है और दूसरा पोल यहाँ पे है। ठीक है, और आप अपना थर्डोलाइट लेके यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आप अपना थर्डोलाइट लेके, ये इंस्ट्रूमेंट जो आपका है थर्डोलाइट लेके यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है ना, और आपको पता करना है कि भाई आपसे किसी ने पूछा कि जरा बताइए कि ये जो पोल है और ये जो पोल है, जो खंभे हैं, इन दोनों खंभे के बीच में ये एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, ये जो थीटा है वो कितने का बन रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा उसको क्षैतिज एंगल बोलते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बॉक्स सेक्सटेंट या फिर थर्डोलाइट का इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है ना, इसमें देखिए यहाँ पे सारा कुछ एंगल लिखा हुआ है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, इस तरीके से तो एंगल पता चल जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया। अब वर्टिकल एंगल कैसे निकालेंगे सर? तो देखो हम कहेंगे वर्टिकल एंगल आपको निकालना है ना, तो ये सामने वाला जो खंबा है, ये वाला खंबा देख रहे हैं, इसका वर्टिकल एंगल निकालना चाहते हैं तो थर्डोलाइट में आप इस थर्डोलाइट से, क्योंकि ये थर्डोलाइट मूव कर लेते हैं, इसके टॉप पे देखिए और इसके बॉटम पे देखिए, इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे देखिए, और इन दोनों के बीच में जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, ये जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, वो वर्टिकल एंगल कहलाएगा। तो पीले कलर से जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल एंगल और जो ग्रीन कलर से है वो वर्टिकल एंगल है। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल जो है बॉक्स सेक्सटेंट के मदद से निकाला जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से सिविल सपोर्टिव यूट्यूब के चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको जो है कि सिविल के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे, और आपकी एक अच्छी पढ़ाई होगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वाकई में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होगा। ठीक है, और आप अगर इसका नोट्स चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हमें सारा स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन PTE से जो नोटिफिकेशन आएगा, आपके लिए जो भी जानकारी होगी सब कुछ वहां पे मैं उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए।